हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग की जो बिहार स्टेट पावर कंपनी लिमिटेड में जो जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क की वैकेंसी आई है, इसकी मैंने कंप्लीट डिटेल आप लोग को प्रोवाइड कराई थी। क्या सिलेबस रहेगा, उसमें आपको क्या क्या चीजें पढ़नी, वो भी मैंने आप लोग को बताया था। आज से हम स्टार्ट करेंगे इसके क्लासेस। जो इसमें कॉमर्स पोर्शन आना है 50 मार्क्स का, पूरे 50 नंबर का जो आएगा, उसकी तैयारी मैं आप लोग को करा दूंगी, जिससे कि जो 50 मार्क्स में बहुत मैटर करते हैं। अगर आपके 50 में से 45-46 क्वेश्चन करेक्ट निकल जाते हैं तो आपकी सोचिए आपकी कितना इफेक्ट करेगा ओवरऑल परसेंटेज पर। तो आप लोग को 50 मार्क्स की तैयारी मैं अच्छे से करा दूंगी। उसकी डिटेल वीडियो भी आएंगी, तो फ्री क्लासेस रहेंगी, आपको कुछ भी पे नहीं करना है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कॉमर्स में। सबसे पहले जो इसमें इम्पोर्टेंट है, जहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे, वो हो जाएंगे कंपनी अकाउंट्स इंट्रोडक्शन, कि कंपनी के अकाउंट्स क्या होते हैं। उसमें जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है आएंगी, बहुत ज्यादा डीपली नहीं है, स्टार्टिंग से। जैसे कि किसी भी अकाउंट्स की स्टार्टिंग होती है, सबसे पहले उसके प्रिंसिपल्स आते हैं, फिर क्या होती है, किस तरह से उसके स्टैंडर्ड अकाउंट स्टैंडर्ड जो है, उसके बाद जो जर्नल है, बुक कीपिंग है, और आगे लेजर है, फाइनल अकाउंट्स तक ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड होंगी। तो आज से हम इसके क्लास 1 स्टार्ट कर रहे हैं। इसी तरह इसके आगे भी जो आपका सिलेबस दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग वीडियोस आती रहेंगी। एक अलग से मैं चैनल पर प्लेलिस्ट इसकी बना दूंगी, जिससे कि आपको इजीली मिल जाए सारी वीडियो। देख सकते, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेखांकन के आधारभूत सिद्धांत, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। तो जब भी हम बात करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग की कि क्या होते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट, तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि जब भी बात किसी भी चीज की आएगी, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं उनके, कुछ अपने सिद्धांत होते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, उसके अकॉर्डिंग काम किया जाता है किसी भी चीज में, किसी भी विषय में, किसी भी सब्जेक्ट में। तो जब बात हम अकाउंटिंग की कर रहे हैं, अकाउंटिंग क्या होती है, तो सिंपल से आप लोग को पता ही होगा, कुछ फाइनेंशियल कुछ वित्तीय लेन देन होते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं, और कुछ आप लोगों के क्या हो जाते हैं, नॉन फाइनेंशियल हो जाते हैं। तो जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं, जो वित्तीय लेन देन किए जाते हैं किसी भी कंपनी में, उनका एक रिकॉर्ड रखना इंपॉर्टेंट होता है, उनका लेखा रखना इंपॉर्टेंट होता है। वही क्या कहलाता है आप लोग का, अकाउंटिंग कहलाती है। तो क्या आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि अकाउंटिंग क्या होती है। अब किस तरह से रखी जाती है, तो उसके कुछ अपने प्रिंसिपल्स होते हैं। क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, आइए देखते हैं। लेखांकन सिद्धांतों के प्रकार, कि क्या प्रकार होते हैं, किस तरह से इसको रखा जाता है। तो लेखांकन सिद्धांत की जब बनाने की बात आई, तो आपको पता ही है अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से काम किया जाता है। हमारे कुछ अलग रूल्स रेगुलेशंस हैं, अदर कंट्रीज में अलग है। तो कुछ ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट निकाले गए जिसको सब जगह लागू होते हों, जिससे कि जो भी इंस्टीट्यूशंस है, कंपनीज हैं, उन सब के अकाउंट्स रखने में कुछ सिमिलैरिटीज हो, जिससे कि आपस में कंपेयर करना, तुलना करना आसान हो सके। तो इसके लिए जो आपका लेखांकन के कुछ सर्वमान्य सिद्धांत या सामान्य सिद्धांत प्रतिपादित किए गए थे, जिन्हें कहा जाता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। क्या बोला जाता है, इसको हम गैप कहते हैं। इसकी फुल फॉर्म हो जाती है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, यानी लेखांकन के सामान्य या फिर सर्वमान्य सिद्धांत। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं, बात ये आती है। तो अब हम टाइप में देखें तो कुछ आधारभूत संकल्पनाएं या फिर अवधारणाएं होती हैं, जिसको assumptions या फिर कॉन्सेप्ट बोला जाता है। कुछ आधारभूत सिद्धांत होते हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स कहलाते हैं, और कुछ परिवर्तनशील सिद्धांत होते हैं, मॉडिफाइंग प्रिंसिपल्स आते हैं। इसमें से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में जिससे रिलेटेड क्वेश्चन एक जरूर आएगा। 100% गारंटी है कि इसमें से एक क्वेश्चन आपका जरूर आएगा। कभी कभी मैचिंग में दे देता है कि आपको पूछेगा कि जैसे क्लोजिंग स्टॉक है, तो वो किस अवधारणा है, किस कॉन्सेप्ट के तहत उसकी जो है दिखाया जाता है अकाउंट्स में। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा कॉन्सेप्ट होगा या कौन सा प्रिंसिपल होगा। क्वेश्चन इस तरह से बनता है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें जो आपके बेसिक अजम्पशन या फिर कॉन्सेप्ट दे रखे हैं कि वो क्या है। तो सबसे पहले जो इसमें दे रखा है, व्यापार की पृथक इकाई की संकल्पना, सेपरेट बिजनेस इनिशिएटिव अजम्पशन। नाम से क्लियर हो रहा है, सेपरेट बिजनेस इनिशिएटिव, किसी बिजनेस को अलग तरह से देखना। मीन्स कहने का ये है कि एक व्यापारी होता है, बिजनेसमैन होता है, और दूसरा उसका बिजनेस होता है। उन दोनों को अलग अलग, जैसे कि कंपनी के बारे में कहा जाता है कि कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल बॉडी है, एक कृत्रिम व्यक्ति है, और उसका जो भी सदस्य हैं, उसके साथ जो उसके अंशधारी होते हैं, जो उसको चला रहे होते हैं, जो उसके संचालक होते हैं, उसका उस कंपनी से कोई भी लेना देना नहीं होता। उनके आने जाने पर कंपनी के अस्तित्व पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। किसी की डेथ हो जाती है या फिर कोई नया पार्टनर आ रहा है, किसी की डेथ हो जाती है, कोई नया आ रहा है कंपनी में शेयर होल्डर,
तो उससे कंपनी को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कंपनी वैसे ही चलती रहती है। तो यहाँ पर भी ये अजम्पशन है कि बिजनेस को जो चला रहा है उससे अलग देखा जाता है, दोनों एक ही नहीं होते हैं। और एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये होता है कि जो एक व्यापारी होता है स्वयं वो उस व्यापार में उस बिजनेस का लेनदार की तरह होता है, क्रेडिटर की तरह होता है। दूसरी आ जाती है चालू व्यापार की संकल्पना, गोइंग कंसर्न अजम्पशन। इसमें क्या रहता है, इसमें माना जाता है कि जो बिजनेस है वो लगातार चलता रहेगा, एक इनफिनिट टाइम तक चलता रहेगा, अनंत काल तक चलता रहेगा, जिससे कि कभी वो बंद नहीं होगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो वहां पर जब हम अकाउंट्स अपने बनाते हैं, रखते हैं, तो वहां पर बहुत सी चीजों को ध्यान में रखा जाता है। इसमें जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं उनको जो बैलेंस शीट हम बनाएंगे उसके लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है। जो प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं उनको भी जो बैलेंस शीट हम बना रहे हैं उसके एसेट साइड में दिखाया जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछता है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को कहाँ दिखाया जाएगा, तो आपको उससे भी आंसर मिल जाएगा, कहाँ दिखाएंगे, लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे हम बैलेंस शीट के। और साथ में जो बिजनेस की फिक्स्ड एसेट्स होती हैं उसमें से डिप्रिसिएशन को लेस कर दिया जाता है, लेस करने के बाद दिखाया जाता है। ये भी ध्यान में रखिएगा, पूछ सकता है एग्जाम में। और अगर जो भी लॉस हुआ है, नेट लॉस हुआ है, उसको जो कैपिटल होती है बैलेंस शीट आप बनाएंगे उसमें जो कैपिटल लिखी जाती है उसमें से लेस कर दिया जाता है। तो ये आपकी कौन सी हो जाएगी, गोइंग कंसर्न अजम्पशन हो जाएगा। इससे भी क्वेश्चन बहुत बनते हैं। उसके बाद आ जाता है थर्ड वाला, मुद्रा मापन की संकल्पना, मनी मेजरमेंट अजम्पशन। इसमें क्या रहता है, इसमें केवल उन्हीं लेन देनों का, उन्हीं ट्रांजैक्शंस का लेखा किया जाता है जिसको कि मुद्रा में मापा जा सके। मीन्स कि ओनली दोज ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स विच आर कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मनी। जिसको कि आप मनी के टर्म में एक्सप्रेस कर सकें, उनका कुछ मूल्य निकाल सकें, उसी मूल्य को, उसी वैल्यू को ही हम जो अकाउंट्स बनाते हैं उसमें दिखाते हैं। ये हो जाएगा आपका थर्ड, मुद्रा मापन की संकल्पना। जो भी नहीं होंगे कि जिन्हें हम जो है माप सके तो उसे हम नहीं दिखाएंगे अपने अकाउंट्स में। उसके बाद आ जाता है लेखांकन अवधि की संकल्पना, अकाउंटिंग पीरियड अजम्पशन। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक लेखांकन जो होता है वो उसकी अवधि क्या रहती है। तो आपको पता ही होगा कि जो बिजनेस होता है उसका वैसे तो दो पर्पस होते हैं कि हमें समाज का कल्याण भी करना है और उसके करते हुए ही लाभ कमाना है, लेकिन प्रॉफिट अर्न करना बहुत ही इंपॉर्टेंट गोल हो सकता है या फिर उद्देश्य, पर्पस कह सकते हैं। तो उसकी गणना के लिए एक निर्धारित एक सर्टेन पीरियड होता है। वो पीरियड क्या रहेगा, वो पीरियड आपका 12 मंथ का रहता है। कितने टाइम का रहता है, वो पीरियड रहता है हमारा 12 मंथ का। तो उस 12 मंथ के जो पीरियड होगा, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा, एक आपने कैलेंडर ईयर सुना होगा, एक आपने फाइनेंशियल ईयर सुना होगा। दो तरह का होता है। कैलेंडर ईयर जो हो जाएगा वो स्टार्ट हो जाता है 1 जन से स्टार्ट होता है। कब तक चलता है, वो चलता है 31 दिसंबर तक। ये हो जाता है आपका कैलेंडर ईयर। और जो फाइनेंशियल ईयर होता है, जो FY जिसे बोला जाता है, वो आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और कब तक चलता है, वो चलता है हमारा 31 मार्च तक। तो जब हम बात कर रहे होते हैं यहाँ पर कैलेंडर अवधि की, लेखांकन अवधि की, तो वो कौन सी ली जाती है, तो लेखांकन अवधि जो होगी वो आप लोग की स्टार्ट जो होती है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलती है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो कर लगाया जाता है आय के अधिनियम के अंतर्गत वो इसी अनुसार ही लगाया जाता है, आय के अधिनियम के अनुसार। तो इस वजह से जो लेखांकन अवधि होती है वो इसी को ही मानना जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा अकाउंटिंग पीरियड अजम्पशन क्या होता है। अब इसमें हम नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे बेसिक प्रिंसिपल। तो बेसिक प्रिंसिपल है, इसमें पहला क्या हो जाएगा, आय प्राप्ति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रेवेन्यू रियलाइजेशन। आय प्राप्ति क्या है, इसमें आपको पता ही होगा कि इनकम जो होती है या फिर रेवेन्यू जिसे हम कह सकते हैं, तो रेवेन्यू होती क्या है, ऐसी बिजनेस एक्टिविटीज जिनके फलस्वरूप, जिनको करने से जो ओनर है उसकी कैपिटल में इंक्रीज हो जाती है, उसकी कैपिटल बढ़ती है, कैपिटल में वृद्धि होती है, उसको क्या कहा जाता है, रेवेन्यू कहा जाता है। तो यहाँ पर लेखांकन के दृष्टिकोण में अगर हम अकाउंटिंग के पर्पज से बात करें तो वहां पर जितनी भी ऐसी राशि जो कि विक्रय करने पर हमको प्राप्त हो रही है वो सब क्या हो जाती है, आपकी रेवेन्यू में ही आती है। तो यहाँ पर एक चीज आती है कि कौन सी चीजों में हम कब माने कि क्या है आय हमारी हुई है, उसको हम अपने अकाउंट्स में दिखाएं। तो यहाँ पर क्या रहेगा कि जब वस्तु या सेवा जो भी हम कर रहे हैं, कुछ कंपनीज ऐसी होती है जो सर्विस प्रोवाइड कराती हैं, कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि गुड्स को आप क्या कर रही होती हैं, सेल कर रही होती हैं।
तो वहाँ पर जिस तरह की भी कंपनी होती है उसी के अकॉर्डिंग जो वस्तु या सेवा होगी उसका जब एक्सचेंज हो जाता है, विनिमय हो जाता है और उपार्जन की जो पूरी प्रक्रिया होती प्रोसेस होती पूरी कर ली जाएगी, तब माना जाता है कि जो इनकम है या फिर रेवेन्यू जनरेट हो गया है। इसमें यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब आपको ये कंफर्म हो जाए कि अब प्रतिफल में कोई अनिश्चितता नहीं है, जो भी आपने सेल कर दी उसकी अमाउंट आपको मिल जाएगा, तब वहां पर रेवेन्यू को माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट हो जाएगा इसमें व्यय का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेंडिचर। इसमें क्या रहेगा, अब यहाँ पर एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि आय के निर्माण की जो लागत होती है वो व्यय है। एक्सपेंसेस इज द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग रेवेन्यू, कि जो भी रेवेन्यू आप प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कैसे होता है, जो भी एक्सपेंसेस जो होते हैं आपने किए होंगे उस रेवेन्यू को प्रोड्यूस करने में, वही क्या कहलाते हैं, व्यय कहलाते हैं आपके। कि आय का जो निर्माण हम कर रहे हैं, आय को हम जनरेट कर रहे हैं, जिस तरह से आय हमारी हो रही है, जैसे कि आपको कोई सेल कर रहा है प्रोडक्ट्स को, गुड्स को सेल कर रहा है, तो उन गुड्स को बनाने में आपके कुछ एक्सपेंसेस भी तो आ रहे हैं ना, तो वो सारे एक्सपेंसेस, जो सारी जो आपकी व्यय खर्चा आप कर रहे हैं, वही सब आपके क्या है, एक्सपेंडिचर या एक्सपेंसेस कहलाते हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आएंगी, इसमें आपकी जो डायरेक्ट होते हैं, जो डायरेक्ट उस प्रोडक्ट को बनाने में आप लगा रहे हैं, जो प्रत्यक्ष लागत होते हैं उनको ही हम शामिल करते हैं। तो कौन कौन सी आ जाएंगी, कच्चे माल की लागत हो जाती है, इसमें भाड़ा है, तो कैरिज होती है, किराया रेंट हो जाएगा, इन सब चीजों को इसमें शामिल किया जाता है। तो क्या कहलाते हैं आपके, प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेंसेस कहलाता है। और एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, जो आउटस्टैंडिंग शॉर्ट में मैं लिखूं तो ओएस अगर इसको लिख देते हैं, तो जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं तो उनको भी इसमें शामिल किया जाता है। थर्ड हो जाएगा आय और व्यय के मिलान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मैचिंग रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये पूछा जाता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो व्यापार की पूंजी में वृद्धि होती है वो इनकम हो जाएगी, और आय के उपार्जन में या फिर वस्तुओं को सेल करने में जो कुछ भी लागत आती है वो व्यय हो जाता है। तो उन दोनों का डिफरेंस जो हो जाता है, उनको मिलाया जाता है, उसका डिफरेंस निकल करके आता है, तो वो आपकी प्रॉफिट होती है या फिर लॉस बनता है। तो यहाँ पर इन दोनों की मैचिंग करके ही हम क्या निकालते हैं, प्रॉफिट या फिर लॉस निकालते हैं। तो यही है इन दोनों के मिलान का सिद्धांत। तो यहाँ पर तो इसके अंतर्गत जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं कि जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनाया जा रहा है, तो कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो उस वर्ष में जिनका भुगतान नहीं किया गया, पेमेंट नहीं किया गया, जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, उनको भी दिखाया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें कि कुछ चीजें अनड्यू हैं या कुछ व्यय ऐसे हैं जो कि अनड्यू है, नहीं अभी भुगतान किए गए हैं, तो वहां पर या फिर इस तरह से सकते हैं कि जो बीमा है, इंश्योरेंस है, उसको एडवांस में पे कर दिया गया है, तो उसको भी क्या करते हैं हम आर्थिक चिट्ठे में, जो हमारा बैलेंस शीट है उसमें हम दिखाते हैं। यानी कि एडवांस अगर कुछ भी है, पेमेंट करा गया है, तो उसको हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं, क्योंकि वो हमने एडवांस से पेमेंट कर दिया तो हमारे लिए वो एसेट की तरह हो जाता है। इसके अलावा जो अक्रूड इनकम होती है उसको भी जो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे उसमें दिखाते हैं, या फिर इनकम रिसीव हो गई एडवांस में, तो वहां पर उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जो भी चीजें एडवांस में है उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा करके किसमें दिखाते हैं, जो हमारा बैलेंस शीट का होती है उसमें दिखाया जाता है। या फिर जो इस तरह के स्टॉक है जो कि वर्ष के अंत तक जो लेखांकन अवधि थी, हमारा अकाउंटिंग पीरियड था, उसके लास्ट तक हमने नहीं सेल किया था, तो उस बिना बिके हुए माल की जो लागत होती है, कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड स्टॉक होता है, उसको अगले वर्ष में हम लेकर के जाते हैं। किस तरह, वो एक क्लोजिंग स्टॉक की तरह होती है, और अगले वर्ष में वो क्या बन जाती है, वो ओपनिंग स्टॉक बन जाती है। तो ये ध्यान में रखिएगा सारे पॉइंट्स जो मैंने अभी बताया आपको प्रिंसिपल ऑफ मैचिंग रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस में। तो आपसे पूछ सकता है कि अभी जैसे मैंने बताया ही था स्टार्टिंग में कि क्लोजिंग स्टॉक किस वर्ष में बनाया जाता है, क्लोजिंग स्टॉक जो बनाया जाता है तो वो किस अवधारणा के तहत होता है, तो वो कौन सा हो जाएगा, आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पूर्ण प्रकटीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जरूर आता है। इसमें एक लाइन ध्यान में रखिएगा कि प्रत्येक व्यापारिक लेखा प्रलेखित साक्ष्यों पर आधारित है और प्रमाणित होना अनिवार्य है। एवरी बिजनेस रिकॉर्ड मस्ट बी बेस्ड एंड सपोर्टेड बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। इसमें एक चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि जो पूर्व प्रकटीकरण का सिद्धांत होता है वो सीधे सीधे नाम से ही क्लियर हो रहा है। पूर्व प्रकटीकरण यानी कि फुल डिस्क्लोजर, कि बिजनेस में या जो आपकी कंपनी है उसमें जो कुछ भी हो रहा है उसको पूरी तरह से, पूरी ईमानदारी और पूरी निष्पक्षता के साथ, पूरी ऑनेस्टी के साथ प्रकट किया जाए, दिखाया जाए, डिस्क्लोज किया जाए। यानी कि लेखांकन इस तरह से किया जाए कि वो पूरी कंपनी की सही स्थिति को दर्शाता है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है कि
डिप्रिसिएशन जो लगाया गया है किस मेथड से लगाया गया है, क्या उसमें चेंजेस अगर आए हैं, तो स्टॉक है उसका मूल्यांकन जो है उसमें अगर परिवर्तन किया गया है वो कैसे किया गया है। जो कंटीजेंट लायबिलिटीज है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि संभावित दायित्व को बैलेंस शीट में टिप्पणी के तौर पर दिखाने के लिए कौन सी अवधारणा के तहत या कौन सा सिद्धांत कहता है, तो वो हो जाएगा आपका पूर्व प्रकटीकरण का प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर का सिद्धांत। तो यहाँ पर इसको नोट कर लीजिएगा इस पॉइंट को जरूर से कि जो भी संभावित दायित्व होते हैं बैलेंस शीट में टिप्पणी के तौर पर नीचे कौन से अवधारणा में दिखाए जाते हैं, प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर में दिखाए जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जरूर बनता है। नेक्स्ट है जांच योग लिखित प्रमाण का सिद्धांत, वेरिफिएबल ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल। तो जांच योग लिखित प्रमाण का सिद्धांत क्या कहता है कि जितने भी हम अकाउंट्स अपने बना रहे हैं, जो लेन देन हमने किए हैं, जो ट्रांजेक्शन हमने किए हैं, उन सब के कुछ ना कुछ क्या होते हैं, साक्ष्य भी होते हैं, कुछ ना कुछ प्रमाण होते हैं। जैसे कि आप अगर मार्केट से कुछ खरीदते हैं तो रिसिप्ट मिलती है, कैश मेमो मिलता है, या फिर अगर कोई ऑर्डर दे रहा है तो वहाँ पर बीजक होता है, इनवॉइस होता है, तो कुछ ना कुछ क्या होती है, रिसिप्ट होती हैं। तो उन रिसिप्ट से ही मिलान करना चाहिए जिससे कि जो ट्रांजेक्शन हो वो सही हो और जो हमने अकाउंट्स बनाए हैं वो भी विश्वसनीय हो और सही हो सके और लेखे शुद्ध माने जाए। और ये चीज कहाँ ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, जब ऑडिटिंग होती है, अंकेक्षण होता है, वहाँ वाउचिंग की जाती है, प्रमाणन जिसे कहा जाता है। अभी आप ऑडिटिंग के भी आगे जो इसमें वीडियोस आएंगी उसमें उसके बारे में भी पढ़ेंगे, तो वहां पर भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आ जाता है हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल, ऐतिहासिक लागत का सिद्धांत। इसमें क्या रहेगा, जो ऐतिहासिक लागत होती है कि जो भी हम अपनी बुक्स अपनी बना रहे होते हैं वहां पर उन पुस्तकों में जो एसेट्स होती हैं तो उनको उनके लागत मूल्य पर ही दिखाया जाता है। और आगे चल के जो मार्केट वैल्यू की वजह से चेंजेस हो जाते हैं उन एसेट में, उससे कमी हो या वृद्धि हो तो वहां पर उसमें कोई चेंज नहीं होता है, उसको उसी के ही रूप में ही दिखाया जाएगा जो उनकी एक्चुअल में जो हमने परचेज किया था उस टाइम कॉस्ट प्राइस था, उसी कॉस्ट प्राइस पर ही दिखाया जाता है। उसके बाद आ जाता है द्विपक्षीय सिद्धांत, डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द्विपक्षीय सिद्धांत जो है इसी पर ही आपके क्या बेस्ड है, अकाउंटिंग इक्वेशंस बेस्ड हैं, जो कि आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर इससे पूछा जाता है। अकाउंटिंग के आपके दो साइड होते हैं, एक डेबिट हो जाता है, दूसरा क्रेडिट हो जाता है, और उसी से मिलकर क्या बने हैं आपके अकाउंटिंग इक्वेशंस बनी, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे। 3 अकाउंटिंग इक्वेशंस दे रखी हैं। पहली हो जाएगी एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। आपको याद होगा बैलेंस शीट जो हम बनाते हैं तो वहां पर दो साइड होते हैं, एक साइड में क्या रहता है लायबिलिटी, दूसरी साइड हो जाती है कैपिटल, दूसरी साइड हो जाती है एसेट। लायबिलिटी में कैपिटल प्लस लायबिलिटीज हो जाती है, एसेट में आपकी करंट एसेट है, फिक्स्ड एसेट है, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर है, वो सब दे रखे होते हैं। तो एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, या फिर कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटीज, या फिर लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट माइनस कैपिटल। ये तीनों क्या है आपके अकाउंटिंग इक्वेशन से, इसमें से कोई भी पूछ सकता है। और ये किस पर डिपेंड है, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेखांकन समीकरण या अकाउंटिंग इक्वेशन जो हैं वो किस पर डिपेंड होती हैं, वो हो जाएंगी आपके बही खाता की जो दोहरा लेखा प्रणाली है, यानी कि डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, इस पर डिपेंड है, इस पर आधारित है। तो इसको ध्यान रखिएगा, इससे कई क्वेश्चन आपके निकलते हैं। नोट्स के साथ साथ बनाते चलिए, क्योंकि अगर आप नोट्स बनाते रहेंगे अपनी लैंग्वेज में तो आपको बहुत आसान पड़ेगा। वो कैसे बनाने हैं इस पर एक अलग से मैंने वीडियो अपलोड करी है अपने चैनल पर, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, देख लीजिएगा कि कॉमर्स के नोट्स किस तरह से बनाए जाते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। कोई भी एग्जाम हो आपका, अभी जूनियर अकाउंटिंग क्लर्क का है, इसके अलावा अगर आपका कोई पीजीटी का हो, टीजीटी का हो, कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो तो आपके लिए वो हेल्पफुल रहेंगे। तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाता है डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएंगे जो मॉडिफाइंग प्रिंसिपल होते हैं। इसमें से सब आपके इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी तक जो आपने ऊपर पढ़े थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। इसमें मैं आप लोग को ब्रीफली समझा देती हूँ, अगर कोई आएगा क्वेश्चन तो आप लोग को इजी रहेगा। पहला हो जाता है नियमितता का परिवर्तनशील सिद्धांत, मॉडिफाइंग प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी। इसमें कह रहा है कि जो भी अकाउंट्स रखे जा रहे हैं, क्योंकि बिजनेस तो आपका बहुत लंबे टाइम तक चल रहा है, कोई भी बिजनेस का शुरू नहीं करता ना, क्या शुरू किया कल बंद कर देगा, क्योंकि सोचते ही होती है ना कि हम लॉन्ग टाइम तक इसको चलाते रहेंगे। तो यहाँ पर ये माना जाता है कि जो भी लेखे रखे जा रहे हैं, अकाउंट्स रखे जा रहे हैं, उनका जो भी मेथड है, जो भी प्रिंसिपल यूज किया जा रहा है वही लगातार कंटिन्यू चलता रहेगा, इसीलिए इसको कंसिस्टेंसी का प्रिंसिपल बोला जाता है। सेकंड हो जाएगा रूढ़िवादिता का परिवर्तनशील सिद्धांत, मॉडिफाइंग प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी। इसमें क्या कहेगा, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। इसमें क्या कहा जाता है कि लाभ की आशा ना करें और सभी संभव दायित्वों का प्रावधान करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये टैगलाइन समझ लीजिए इसकी है कि लाभ की आशा नहीं करें और सभी
संभव हानियों के लिए प्रावधान करें। एंटिसिपेट नो प्रॉफिट एंड प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस, कि हम ये नहीं देखना चाहिए कि अभी हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, लेकिन इन फ्यूचर क्या हमें हानियां हो सकती हैं, उसके लिए हम अपने पास इतना प्रावधान, इतना प्रोविजन करके रखें कि उन हानियों से हम निपट सके और हमारे बिजनेस पर उसका इफेक्ट ना पड़े। इसमें इसीलिए जो रिजर्व सीक्रेट रिजर्व होते हैं उनको बनाने की ही बात कही गई है। तो पूछा जा सकता है कि सीक्रेट रिजर्व जो होते हैं वो किसके अंतर्गत आएंगे या कौन बनाने के लिए कौन सी अवधारणा कहती है, वही आपकी हो जाएगी रूढ़िवादिता का परिवर्तनशील सिद्धांत। और एक चीज का इसमें ध्यान रखिएगा कि अगर ये पूछा जाता है कि व्यापार की सही वित्तीय स्थिति को कौन नहीं दिखाता, तो वो यही वाला सिद्धांत है। इसी सिद्धांत को कि जब हम सीक्रेट रिजर्व बनाएंगे, तो सीक्रेट रिजर्व अगर बनाएंगे तो जो प्रॉफिट है हमारा वो सही नहीं दिखाया जाएगा ना, तभी तो उसमें से हम सीक्रेट रिजर्व बना पाएंगे। तो इस वजह से जो भी बिजनेस है, हमारे जो अकाउंट्स होंगे उसके रखे हुए, वो सही बिजनेस की सिचुएशन को, स्थिति को नहीं दिखाएंगे। ये भी बात ध्यान में रखिएगा। फिर आ जाता है सारता का परिवर्तनशील सिद्धांत। इसमें क्या होता है कि इसमें फाइनेंशियल आइटम्स को भी लिखा जाता है, जो नॉन फाइनेंशियल आइटम होते हैं उनको छोड़ दिया जाता है। प्रकटीकरण का परिवर्तनशील सिद्धांत, मॉडिफाइंग प्रिंसिपल ऑफ डिस्क्लोजर। इसमें क्या रहेगा कि इसमें जो अकाउंट्स होते हैं या जो हम स्टेटमेंट तैयार कर रहे होते हैं, वो इस प्रकार से रखे जाते हैं कि जो भी रिलेटेड हैं पक्षकार या फिर जो पार्टीज रिलेटेड हैं जिनके लिए अकाउंटिंग का काम मेनली किया जा रहा है, क्योंकि आंतरिक भी होती है, बाह्य भी होती हैं, उनकी आवश्यकताओं को या जिस पर्पज से किया जा रहा है उस पर्पज को वो सही से पूरा करें और वो सारी सूचनाएं उनको प्रोवाइड करा सकें। उसके बाद है समयबद्धता का परिवर्तनशील सिद्धांत। इसमें क्या रहेगा कि एक निश्चित अवधि के लिए रखा जाता है, जैसे कि वो हाफ ईयरली भी हो सकती है, क्वार्टरली भी हो सकती है, मंथली भी हो सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग ही जो बुक्स हम बना रहे हैं उसको पूरा कर लेना चाहिए। फिर आ जाता है रूपरेखा पर तथ्य के प्रभुत्व का परिवर्तनशील सिद्धांत, मॉडिफाइड प्रिंसिपल ऑफ सब्सटेंस ओवर फॉर्म। इसका मतलब ये हो जाता है कि जो भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनमें मेनली क्या रहते हैं, फैक्ट्स होते हैं। उन फैक्ट्स के अकॉर्डिंग ही चीजों को लिखना चाहिए, संक्षिप्त और सत्य और सरल रूप में। उसको ज्यादा डिटेल में जाकर के चीजों को मतलब कंफ्यूजिंग नहीं बनाना चाहिए। जो डायरेक्टली चीजें हैं उसी के अनुसार ही उनकी प्रकृति को, परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए ही लेके रखने चाहिए। फिर आ जाता है लागत और लाभ का परिवर्तनशील सिद्धांत। इसमें क्या रहेगा कि जो भी हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है उसको कलेक्ट करने की अपनी क्या होती है, कॉस्ट आती है। तो ऐसी स्थिति में हमें सिर्फ उन्हीं चीजों को कलेक्ट करना चाहिए, उन्हीं इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना चाहिए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो बिजनेस के पर्पज से। अनावश्यक चीजों को नहीं करना चाहिए जिससे कि हमारी कॉस्ट बढ़ जाए, क्योंकि जाहिर सी मतलब पूरा एक अलग डिपार्टमेंट होता है। जो बड़े बिजनेस होते हैं वहां पर अपना एक अकाउंटिंग का डिपार्टमेंट ही अलग होता है। जैसे कि यही आप लोग की वैकेंसी आई है, तो इसमें एक अलग डिपार्टमेंट है ना अकाउंटिंग का, उसमें ये वैकेंसी आप लोग के लिए आई है। तो वहां पर क्या हो, उसकी भी एक रखने की लागत आती है। भाई ऑफिस होगा पूरा, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी का, फर्नीचर का, जो सैलरी आप लोग को दी जाएगी, सारे खर्चे आते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है, वही चीजों को रखना चाहिए, जो अननेसेसरी उनको रखना नहीं चाहिए। उद्योग और परंपरा का परिवर्तनशील सिद्धांत। इसमें क्या रहेगा कि अब हर तरह की अलग अलग क्या है, इंडस्ट्रीज होती हैं। तो उन इंडस्ट्रीज की अपनी कुछ अलग विशेषताएं होती हैं, फीचर्स होते हैं। उनके अकॉर्डिंग ही उनकी आवश्यकताएं अलग अलग हैं लेखांकन को रखने की, अकाउंटिंग को करने की। तो उनको ध्यान में रखते हुए सबके जो लेखे हैं अकाउंट्स, उसमें थोड़ा बहुत क्या है आपस में बदलाव हो सकता है। जैसे कि एक जो प्रॉफिट के पर्पज से कंपनीज बनाई जाती हैं, एक जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। तो दोनों में क्या रहता है, जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनता। वहां पर क्या बनता है, वहां पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है। वहां पर आपका कैश बुक नहीं बनती, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है। तो अलग अलग चीजें होती हैं, उसके अकॉर्डिंग ही जो व्यवसाय है, बिजनेस है, उनकी डिमांड क्या है उसके अकॉर्डिंग अलग से बनाया जाता है। तो आपके समझ में आ गया होगा, सारे प्रिंसिपल्स को मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे कौन सा प्रिंसिपल है, क्या क्वेश्चन उनसे बन सकते हैं। अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना है तो उन क्वेश्चन को आपने नोट किया होगा कि क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अभी तक आपके 5-6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन आराम से तैयार हो गए होंगे। अगर आपने वो चीज ध्यान में नहीं रखी है, दोबारा से पूरी वीडियो देखिए, उन सारे पॉइंट्स को नोट करिए। क्वेश्चन वाइज ही क्या क्वेश्चन बन सकता है, उसका आंसर क्या होगा। आज की वीडियो में हमने ये समझा कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट जो आएगा, सेकंड वीडियो जो आएगी, उसमें हम पढ़ेंगे इसके जो एमसीक्यूज हैं, इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज मैं आप लोग को लेकर के आऊंगी, जिससे कि आप वो भी साथ में सॉल्व करिए। तो जो आपने अभी सारे समझे हैं वो आसानी से वहां पर आपके रिवाइज हो जाएंगे। इसका सेकंड पार्ट में उसके सारे एमसीक्यूज रहेंगे।
तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फ्रेंड्स वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।